गर्ल्स हम डिस्कस कर रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अब नेक्स्ट आपने करना है सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपको इक्वेशन से क्लियर है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन and like other mathematical equations it has many solutions. The solutions gave value of wave functions. wave function is psi. बोलने का मतलब है कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ये काय की वैल्यू देता है आपको वेव फंक्शन की, एंड वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। लेकिन क्या होता है कि साई डू नॉट हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। साई की वैल्यू जो ऑब्टेन की जाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से दैट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। To get physically significant values of wave function, certain conditions or limitations have to be imposed on the value of psi. तो जब आप conditions या limitations impose कर दोगे wave function के ऊपर तो जो values आएंगी wave function की they have significant values, they have physical significance. और वो conditions क्या हैं? psi must be single valued, that is it मस्ट हैव ओनली वन डेफिनेट वैल्यू। साई की सिर्फ एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। इन अदर वर्ड्स देयर कैन नॉट बी टू पॉसिबिलिटी फॉर ए इलेक्ट्रॉन एट एनी पोजिशन इन स्पेस। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है स्पेस में, दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। सेकेंड है साई मस्ट हैव फिनाइट वैल्यू। थर्ड है साई मस्ट बी कंटिन्यूअस at all points in space, that is it cannot change abruptly from point to point. point to point abruptly change नहीं होना चाहिए, एकदम से change नहीं होना चाहिए, change must be continuous. ये थर्ड कंडीशन है जो लिमिटेशन इम्पोज होनी है। चौथी है साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन टेकन ओवर ऑल द स्पेस मस्ट बी 1। और इस तरह से जो वेव फंक्शन निकलता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और फिफ्थ कंडीशन है साई मस्ट बिकम ज़ीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा न्यूक्लियस से, साई मस्ट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और एक पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो दैट मीन्स साई मस्ट बी ज़ीरो एट इन्फिनिटी। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप इनको सम अप करो कि मतलब फिजिकली सिग्निफिकेंट साई ऑब्टेन करने के लिए जो कंडीशंस इम्पोज करनी है वो क्या है? साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी फिनाइट, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, एंड मस्ट बिकम ज़ीरो एट इन्फिनिटी। अगर सम अप करके आप एक लाइन में बोलो तो, ठीक है। तो ये क्या है? दीज फिजिकली सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस कॉरिस्पॉन्ड टू सर्टन डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज, जिनको आप क्या बोलते हो? अलाउड एनर्जीज। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शंस, जो साइज आप ऑब्टेन करोगे उनको क्या बोलेंगे आप? आइगन फंक्शंस, ठीक है। तो डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज और जो फंक्शंस होंगे दे आर कॉल्ड आइगन फंक्शंस। तो ये डेफिनेशंस आपने स्टूडेंट देख लेनी है एक बार। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज़ आर डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ टोटल एनर्जी फॉर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस। कि जब आप सॉल्यूशन करोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कंडीशंस इम्पोज करके तो जो डेफिनेट वैल्यूज़ आएंगी टोटल एनर्जी की दोज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। और आइगन फंक्शंस क्या हैं? द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड कॉरिस्पॉन्ड टू डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज़ are called eigen functions. These wave functions present orbitals. तो जो ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया वो अब आया फ्रॉम आइगन फंक्शंस, दैट इज फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस की डेफिनेशंस आपने याद करनी नहीं है। आइगन वैल्यूज़ कुछ नहीं है, दे आर द डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके निकालोगे। आइगन फंक्शंस वो सॉल्यूशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस। और इसी में लास्ट में है अब एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या है कि जिस तरह से nth ऑर्बिटल के लिए एनर्जी निकाली गई हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स ने निकाली थी, सेम वैसी ही एनर्जी
श्रोडिंजर भी कैलकुलेट करता है फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो क्या है, इन हाइड्रोजन एटम, आपको पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे बाय पोटेंशियल एनर्जी वी, दैट इज माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये याद रखना है आपने, दिस एनर्जी यू हैव टू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई and nucleus of charge plus ZE are attracted towards each other by a potential energy V, that is minus ZE square upon R, जहाँ R आपको पता है that is the distance of electron from the nucleus, दोनों के बीच में जो distance है that is R। अब आपने ये देखा है, दिस इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन स्टूडेंट्स, जो आपको पता है। ठीक है, आपने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी और उसमें आपने ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी ये पुट की, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ टोटल एनर्जी। वी की वैल्यू जो आपने अभी लिखी पड़े वो आपने यहाँ पे पुट की, और जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आई, एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, दिस इक्वेशन व्हेन वाज सॉल्व, एनर्जी की ऑब्टेन वैल्यू आई माइनस 2 स्क्वायर me4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेम यही वैल्यू बोहर्स ने भी निकाली थी। ठीक है, जेड आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज है, जब हाइड्रोजन की बात है तो जेड 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1। लेकिन जब हाइड्रोजन लाइक आयन है जैसे हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+, तो जेड आपका न्यूक्लियर चार्ज है, हीलियम का 2 स्क्वायर हो जाएगा, लिथियम का 3 स्क्वायर, हाइड्रोजन का क्योंकि 1 होता है न्यूक्लियर चार्ज तो 1 का स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस माइनस 2 स्क्वायर me4 अपॉन एच स्क्वायर, इसको पूरे को आप आर पुट कर दोगे, आर इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है विच इज़ आर, ये सब कांस्टेंट्स हैं, 2 कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, दिस ऑल आर कांस्टेंट्स जिनको आपने कलेक्टिवली क्या बोला, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो जब आपने इस सारे को आर पुट कर दिया तो आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या आई, माइनस आर जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, मतलब किस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है ग्राउंड स्टेट में, तो क्योंकि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट ऑब्वियसली हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं न्यूक्लियस के क्लोज रह के n=1 में जाऊँ। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आई, ये सारे वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, तो ये आएगा -1311.8 अपॉन एन स्क्वेयर, जेड आपने पुट कर दिया 1 हाइड्रोजन के लिए, राइट। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेम यही एनर्जी बोहर्स में भी आई थी, -1312 लिख सकते हैं आप इसको राउंड ऑफ करके, -1312 अपॉन 2, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड है तो थर्ड का स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर इज द नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, दैट इज -1311.8 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सेम यही एनर्जी बोर्स कंसेप्ट में भी आई थी, तो दैट मीन्स दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कि वी कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस एनर्जी, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो कई बार पूछा जाता है, वेरी सिंपल, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको आपने ध्यान से देखना है, पढ़ा भी है आपने हमेशा याद रखना है, जो साई है स्टूडेंट्स दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जिसको आप सिंपली क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, वही है ये साई, दैट इज़ द वेव फंक्शन। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो तभी कंडीशंस इम्पोज की थी ताकि जो सॉल्यूशंस आएँ उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस आए। ठीक है, साई एज सच हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट डज़ नॉट, ये ध्यान रखना है, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि साई मस्ट बी रियल वैल्यूड फंक्शन दैट इज़ 0 और पॉजिटिव। ठीक है, साई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बताता है, क्योंकि अगर वो प्रोबेबिलिटी बताता तो साई की वैल्यू या तो 0 होनी थी या पॉजिटिव होनी थी, लेकिन इसकी पॉजिटिव 0 वैल्यूज़ नहीं होती हैं, इसकी नेगेटिव एंड इमेजिनरी वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है, लेकिन साई की नेगेटिव वैल्यू भी होती है, इमेजिनरी वैल्यू भी। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते, हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है,
तो चलो ठीक हो गया, 0 और पॉजिटिव। लेकिन साई की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, नो, राइट। तो ये ध्यान रखना है। साई इज सिंपली द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट इज़ वेव फंक्शन, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है और इमेजिनरी भी होती है। तो अब आपने थोड़ा सा इसको देखना है कि लाइट वेव्स के केस में जो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी कंसेप्ट को अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब साई स्क्वायर दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। तो अब आप बात करोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, क्योंकि हिजनबर्ग भी यही बोलता है कि पोजीशन और मोमेंटम आप साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है, या वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब आपने याद रखना है साई इज सिंपली द एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर कैन बी ज़ीरो, साई स्क्वायर कैन बी स्मॉल, साई स्क्वायर कैन बी हाई, ठीक है। ज़ीरो भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, स्मॉल भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लेकिन इमेजिनरी कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी नहीं हो सकती। जो कौन हो सकता है? साई, दैट इज़ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई इज सिंपली द एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आपने बतानी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी क्यों लगाया हमने? क्योंकि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर। और लास्ट में अब आपको इतना सा आइडिया तो लग ही गया कि मतलब हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि कहीं पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं ज़्यादा। तो वहाँ से कंसेप्ट आ गया ऑर्बिटल का। तो अब ये दोनों चीज़ें आपने कर लेनी है, क्योंकि पढ़ा भी है आपने पहले डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्बिट आपको पता है, ऑर्बिट्स आर द सर्कुलर पाथ्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक है। दे आर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? दे रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑर्बिट जो है वो प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑर्बिटल किसका सॉल्यूशन आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशंस में है, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं हमेशा, लेकिन ऑर्बिटल आपने पता है डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप के होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट्स आर ऑलवेज सर्कुलर, ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ऑर्बिटल के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। सिर्फ एस ऑर्बिटल है जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन जितने बाकी ऑर्बिटल्स हैं दे ऑल आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को जाएंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी ऑर्बिट में, वो हम क्वांटम नंबर में भी पढ़ेंगे अभी, दैट इज़ 2n स्क्वेयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, n इज़ द ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? ऑलवेज 2, दैट इज पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आई थिंक ये आप इजीली कर सकते हो, पढ़ा है आपने पीछे भी। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो दिस इज ऑर्बिट, ये एक सर्कुलर पाथ है सिर्फ जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल रीजन इन स्पेस है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो आप देखोगे न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या करती जा रही है? डिक्रीज। तो ये आपने कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल।